सोशल ऑडिटर, एक टर्म जिसका इस्तेमाल हुआ वर्ष 2019-20 की बजट स्पीच में। ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा सोशल ऑडिटर। इसके लिए एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में कौन कौन कवर होंगे? CA, CS, ICW इसमें कवर हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश गौड़ आपका स्वागत करता हूं द CA पल्स में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे सोशल ऑडिटर, एक टर्म जिसका इस्तेमाल हुआ वर्ष 2019-20 की बजट स्पीच में, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार लोगों को बताया कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज जैसी कोई चीज है जो न सिर्फ NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगी, बल्कि साथ ही साथ जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी काम करने वाली है। खैर, इससे पहले ये चलन और भी कई देशों में चल ही रहा है, चाहे ब्राजील की बात करें, कनाडा की बात करें या फिर और कंट्रीज की बात करें, तो उनमें ये चलन चल रहा है। लेकिन भारत में अब इस चलन के आ जाने से प्रोफेशनल्स के लिए अपॉर्चुनिटी के नए द्वार खुल गए हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं CA अनमोल राणा, जिनके साथ में हम चर्चा करने वाले हैं इसी सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर, क्या होती है और कैसे प्रोफेशनल्स को इसमें नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं और कैसे जो NPO हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो इसमें लिस्ट होंगी और कैसे वो फंड रेज कर सकती हैं। तो सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूँगा कि जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, इस शब्द का प्रयोग, जैसा कि आपने अभी अपने बताया कि 19-20 फाइनेंशियल ईयर की बजट स्पीच में हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रयोग किया था और उस समय यह कहा था कि जो NGO हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वह काम करती हैं और काम करने के लिए उनको फंड की आवश्यकता होती है हमेशा, और फंड इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था और कॉरपोरेट्स को भी था कि आगे बढ़ कर के वह आएँ और अपने अपने जो उनको लगता है कि अच्छा काम समाज में हो रहा है उसमें अपना योगदान करें। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो उसका सबसे पहले कंसेप्ट आया था हमारी बजट स्पीच में सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद में धीरे धीरे करके यह आगे विस्तार पूर्वक चलता रहा और सेबी के अनुसार, सेबी के अंतर्गत इसको लेकर आया गया और अन्य कमेटियां गठित की गई, जिसमें वर्किंग कमेटी थी और टेक्निकल कमेटी थी, और इन दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और एक फ्रेमवर्क अभी बना करके तैयार कर दिया है कि जिसके अंतर्गत हमें क्या क्या काम करना है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करेगी, कैसे कैसे इसमें लिस्टिंग होगी, कैसे कैसे इसमें कौन कौन आ सकता है, किसको फंड ले सकते हैं, कितनी इसकी लिमिट होगी, ये सारा का सारा अभी एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। तो सर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये जो NPO की डेफिनेशन है, जो हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ को कवर कर सकते हैं जो लिस्ट होने के लिए एलिजिबल होंगी वहाँ सोशल स्टॉक एक्सचेंज में? हाँ सर। तो अभी देखिए, जैसे आपने बताया कि सोशल एंटरप्राइजेज वर्ड का इसमें इस्तेमाल किया गया है। सोशल एंटरप्राइजेज क्या होंगी? सोशल एंटरप्राइजेज में वह सारी ऑर्गेनाइजेशंस कवर होंगी जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें कवर हैं और फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें कवर हैं। अब सोशल एंटरप्राइजेज में हम बात करते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होंगी, उसमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक ट्रस्ट इसमें कवर हो सकती है। ट्रस्ट कवर होने के साथ साथ में इसमें सोसाइटी भी कवर हो सकती है और इसके साथ साथ में इसमें सेक्शन 8 कंपनी भी कवर हो सकती हैं। और अगर इसके अलावा आने वाले समय में कोई सेबी और नियम ला देता है तो उसके अनुसार जो अन्य होंगी ऑर्गेनाइजेशन वो भी इसमें कवर हो सकती हैं। अच्छा सर, एक सवाल जो मेरे दिमाग में है वो ये कि ये जो फंडिंग होगी इन ऑर्गेनाइजेशन में, वो फंडिंग का आधार क्या होगा? क्या इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू जैसे नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में होता है वैसे काम होने वाला है या फिर कुछ अलग तरीके से लेकर आएंगे? इसमें देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों तरीके से है। अगर हम बात करते हैं NGO की, ट्रस्ट की, सोसाइटी की, वह इक्विटी शेयर्स नहीं इशू कर सकती हैं। तो उनके लिए एक नया कंसेप्ट आया है ZCZP, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। ये एक नई टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। इसके अंतर्गत NGO हैं वह अपना फंड एकत्रित कर सकती हैं या म्यूचुअल फंड के थ्रू एकत्रित कर सकती हैं, या अगर हम बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनीज के लिए, सेक्शन 8 कंपनीज जो हैं वह अपनी या तो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती हैं या डिबेंचर्स के माध्यम से भी फंड रेज कर सकती हैं। ओके, तो सर दूसरा मेरा एक सवाल ये भी है, सवाल क्या डाउट है ये
कि जैसे कंपनियां फंडिंग करेंगी यहाँ पर, तो क्या वो सीएसआर के दायरे में आएगा? क्योंकि कंपनियों के लिए जो मैंडेट है सीएसआर में फंडिंग करने के लिए, तो एक तो उन्हें वहां फंडिंग करनी होगी सीएसआर में, दूसरे के यहाँ पर एडिशन है या उसी को ही ये घुमा कर ला रहे हैं या स्ट्रक्चर्ड मैनर में बना रहे हैं? इसके लिए देखिए, ध्यान देने वाली क्या बात है कि जब बजट स्पीच आई थी उसमें स्पेशली ये कहा गया था कि कॉरपोरेट सेक्टर्स को आगे आकर के मदद का हाथ पकड़ाना है, कि जो हमारे समाज में अच्छे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो समाज की भलाई में लगी हुई हैं, उनके लिए उनको जहाँ पर आवश्यकता होती है पैसों की या जिस तरह की सपोर्ट की, तो उसके लिए कॉरपोरेट सेक्टर आगे आकर के अपना अपना हाथ थमाएगा। और ऐसा नहीं कि कॉरपोरेट सेक्टर ही, अगर आप और हम भी चाहें तो उसके अंतर्गत अपना अपना योगदान कर सकते हैं। तो उसमें सीएसआर की बात तो सिर्फ आप कंपनी के लिए कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि बाकी सबके लिए भी, इंडिविजुअल पर्सन होगा, आप और हम जैसे लोग हैं, वह भी इसमें अंतर्गत योगदान कर सकते हैं। और जब करेंगे तो उसके अंतर्गत हमें अपनी अपनी 80G की डिडक्शन मिल जाएगी, जो इनकम टैक्स प्रावधान के अंतर्गत हमें कबूल होगी। अच्छा, तो सर अब इसमें अगला सवाल यही आएगा कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जिनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होगी ये वाली, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये लिस्टेड नहीं होंगी या ये लिस्टेड होंगी, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट करने के लिए कोई क्राइटेरिया बनाया है इन्होंने? जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशंस को लिस्ट करने के लिए इन्होंने स्पेसिफिक एक बात की है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस लिस्ट होंगी। उसके लिए इन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी दी है। एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो सबसे पहले यह है कि जो भी एनजीओ होगी या फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होगी या सेक्शन 8 कंपनी होंगी, उनका पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटेंट सोशल होना चाहिए। अगर वो सोशली काम कर रही हैं तभी वो उसमें एलिजिबल होंगी। कैसे डिफाइन करेंगे इंटेंट सोशल को? सोशल इंटेंट को डिफाइन करने के लिए रेगुलेशंस 292E चैप्टर 10A ICDR रेगुलेशंस के माध्यम से अमेंडमेंट की गई है। इसके अंतर्गत पूरा डिफाइन किया है रेगुलेशंस 292E के अंतर्गत कि कुछ सर्टन एक्टिविटीज दी गई हैं। 16 एक्टिविटियां हैं कि इन 16 एक्टिविटीज में अगर आप कोई भी एक्टिविटी में काम करते हो तो आपका इंटेंट जो है वो सोशल कहलाएगा। मैं कुछ के आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन सा है सोशल इंटेंट। जैसे कि है इरेडिकेटिंग हंगर, अगर आप भूख को दूर करने के लिए काम करते हो। प्रमोटिंग हेल्थ केयर, आप हेल्थ केयर के लिए काम करते हो, इसमें मेंटल हेल्थ केयर भी कवर है। या आप पानी पिलाने के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम करते हो, अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। या जेंडर इक्वालिटी के लिए काम अगर आप करते हो, या इसके साथ में आप ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, अगर आप रूरल स्पोर्ट को या अर्बन स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए काम करते हो, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं। या क्लाइमेट चेंज के लिए आप काम करते हो, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि जी अवेयरनेस आनी चाहिए, या हमारे जो समाज के जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, लेबर वर्कर्स होते हैं, उनके लिए अगर आप कोई भलाई का काम करते हैं, तो और इस तरह की 16 एक्टिविटीज़ कवर की गई हैं जिनमें अगर आप काम करते हैं तो आपका इंटेंट सोशल कहलाएगा। इनमें से कोई भी अगर आप एक एक्टिविटी करते हैं तो वह सोशल इंटेंट कहलाएगी। चलिए, ये तो हुई सोशल इंटेंट की बात, पहली कंडीशन। इसके साथ में जो जरूरी ध्यान देने वाली बात है कि दूसरी हमारी कंडीशंस जो बताई गई है कि सोशल एंटरप्राइजेस किसके लिए काम करेगी, इसके लिए जरूरी है कि अंडर सर्व्ड और लेस प्रिविलेज जो लोग रहे हैं हमारे समाज के, गरीब तबके के, जिनको की कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं, उनके लिए ये काम होना चाहिए। ये कंडीशन जरूरी है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरी कंडीशन के ऊपर। तीसरी कंडीशन ये जो है कि आप जो भी अपना काम कर रहे हैं उसका 2/3 हिस्सा गरीबों के लिए होना चाहिए, या आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके खर्चे होते हैं, उसका 2/3 हिस्सा इन परिवारों के लिए खर्च होना चाहिए। या जिस आप तबके में जाके समाज के लिए काम करते हैं वह ऐसा तबका होना चाहिए कि जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप बड़े लोगों के लिए या संपन्न लोगों के लिए अवेयरनेस का कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका बेसिक है कि 2/3 जो एक्टिविटीज़ हैं वह गरीब तबके के लिए होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिनको बाहर रखा गया है, जैसे अभी आपकी जो बातें से मुझे समझ में आ रहा है इसमें रिलीजियस को शामिल नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि रिलीजियस बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा स्पेशली कि इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस कवर नहीं हैं। इसमें कॉरपोरेट फाउंडेशंस कवर नहीं हैं, इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कवर नहीं हैं,
इसमें रिलेशन ऑर्गेनाइजेशंस कवर नहीं है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ कवर नहीं है, ट्रेड एसोसिएशंस भी कवर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज कवर नहीं है, हाउसिंग कंपनीज भी कवर नहीं है। लेकिन इसमें एक बताई गई एक्सेप्शन क्या है कि अफोर्डेबल हाउसिंग अगर कंपनी काम करती है वह इसमें कवर है, अन्यथा बाकी जितने भी मैंने नाम लिए उस तरह की सोशल एंटरप्राइजेस इसके अंतर्गत कवर नहीं होंगी। तो मतलब काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्यूरिफाइड किया गया और कहा गया है कि सिर्फ आप अंडर सर्व्ड और अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को ही यहाँ पर शामिल करेंगे। अच्छा सर, तो इसका जो फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, किस तरीके से ये काम करने वाली है ऑर्गेनाइजेशन, उनको लेकर के क्या किस तरीके के फ्रेमवर्क पर चर्चा चल रही है? फ्रेमवर्क पर देखिए कि पहले मैं बता दूं कि आपको कि अगर कोई एनजीओ, कोई एनपीओ, सेक्शन 8 कंपनी अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करवाना चाहती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन की कुछ मूलभूत कंडीशंस रखी गई हैं। उनमें से क्या क्या है? पहली कंडीशन है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वह या तो ट्रस्ट होगी, सोसाइटी होगी या सेक्शन 8 कंपनी होगी। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि उसको अपना डिस्क्लोजर देना होगा कि वह क्या गवर्नमेंट या प्राइवेट कंट्रोल्ड है या नहीं है। तीसरी कंडीशन होगी कि उसके पास वैलिड 12A का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चौथी कंडीशन होगी कि उसकी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत स्क्रूटनी नहीं चल रही हो। इंपॉर्टेंट, ध्यान देने वाली बात है, स्क्रूटनी ना चल रही हो। ओके, हाँ, यह जरूर ध्यान देने वाली बात है। उसके पास वैलिड पैन नंबर होना चाहिए, फिफ्थ कंडीशन है। सिक्स कंडीशन है कम से कम 3 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। अगर आप बोलें कि आज मैं बनाऊं, नहीं बनाऊं ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या मैं लिस्टिंग करा सकता हूं, तो वो नहीं है, उसका प्रावधान नहीं है। कम से कम 3 साल पुरानी आपकी एनजीओ होनी चाहिए। आपके पास वैलिड एटीजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ और इन्होंने कंडीशन दी हैं रेगुलेशन 292E के अंतर्गत कि ये होनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया वो 3 कंडीशन 292E में कौन कौन सी हैं? सोशल इंटेंट होना चाहिए, अंडर सर्व्ड लोगों के लिए काम करना है, 267% वह आपको करना है। तो इस तरह की कंडीशंस दी हैं और साथ में कहा गया है कि आपकी एनुअल स्पेंडिंग प्रीवियस 3 ईयर्स, लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर्स में मिनिमम 50 लाख की होनी चाहिए। यह आपका ध्यान देने वाली बात है, यह जरूरी है। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट इन्होंने बोला है कि आपकी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स की एवरेज जो कि स्पेंडिंग है, जो खर्चे हैं, वह कम से कम 50 लाख रुपए के होने चाहिए। ओके, तो यहाँ फंसा दिया इन्होंने। मतलब ये है कि आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती हैं अपने आप को लिस्ट कराना यहाँ पर, उनके लिए ये क्राइटेरिया थोड़ा सा परेशान करने वाला है। परेशान, देखिए इसीलिए बोला गया ना कि आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल इसीलिए रखे गए हैं कि पहले आप काम करके दिखाइए समाज के अंदर कि आपने अभी तक समाज की भलाई के लिए क्या काम आपने किया है। जब आपको लगेगा कि आपने समाज की भलाई के लिए काम किया है तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। पहले आप थोड़ा सा अपने आप को प्लेटफॉर्म दे दीजिए कि हम इतना काम कर पा रहे हैं, तब आप लोगों के बीच में जाइए और उसके लिए आप एकत्रित धनराशि एकत्रित कर सकते हैं। तो 50 लाख की जो स्पेंडिंग है उसके अलावा भी कोई और क्राइटेरिया है जो लगाया है इन्होंने? नहीं, अभी यही है। और एक ये है इम्पॉर्टेंट कि मिनिमम आपकी लास्ट जो 3 साल की फंडिंग है वह 10 लाख रुपए होनी चाहिए कम से कम। मतलब पिछले 3 साल की फंडिंग एवरेज जो है वो एवरेज फंडिंग 10 लाख रुपए की होनी चाहिए। तो यहाँ जाकर के थोड़ा सा जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो न्यूली ऑर्गेनाइजेशन और चाहती हैं अपने आप को लिस्ट कराना सोशल स्टॉक एक्सचेंज, अभी वह शुरू में नहीं करा पाएंगी। ओके, इसके साथ साथ जो इनका कंप्लायंस क्राइटेरिया है उसमें क्या है? कैसे फंड रेज करेंगी या कैसे वो आगे चलेंगी? जो आप बता रहे थे 0 कूपन 0 बॉन्ड। हाँ, तो देखिए मैं थोड़ा सा अब इस पे चर्चा कर लेते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सोशल एंटरप्राइजेस को फंड एकत्रित करना है तो उसके लिए रेगुलेशंस है 292G ICDR रेगुलेशंस में चैप्टर 10A में अमेंडमेंट करके इन्होंने बताया गया है कि कौन सी होंगी। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड एकत्रित करना है तो उसके लिए नया एक कंसेप्ट आया है ZCZP। इसके अंतर्गत वह फंड एकत्रित कर सकते हैं। ZCZP क्या होता है कि 0 कूपन 0 प्रिंसिपल, ना तो इसमें कोई इंटरेस्ट कंपोनेंट शामिल होगा ना ही इसमें प्रिंसिपल वापस जाएगा। ZCZP ये होगा। या इसके अलावा डोनेशंस थ्रू म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप डोनेशंस के थ्रू आप एकत्रित कर सकते हैं। वही है ना कि CSR में तभी कवर हो पाएगा। हाँ जी। और अगर आप
एनजीओ नहीं है, आप सेक्शन 8 कंपनी हैं, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यह कहते हैं कि या तो आप अपनी इक्विटी दे सकते हैं या आप डिवेंचर्स के थ्रू भी एकत्रित फंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये होगा इसके अंदर। हाँ जी। तो इसके साथ साथ जो कंप्लायंस क्राइटेरिया जैसा मैं बात कर रहा था कि आगे कैसे कंप्लायंस करी जाएंगी, किन किन को एलिजिबल रखा गया है फंड रेज करने से, वो थोड़ा सा एक बार आप मुझे बताएं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इन एलिजिबल कर दिया गया कि जी आप लोग नहीं करेंगे। देखिए, इन एलिजिबल के लिए बताया गया है कि सारी सोशल एंटरप्राइजेस कवर हैं, फॉर प्रॉफिट भी और नॉन फॉर प्रॉफिट भी। तो इसमें कौन कौन सी कवर नहीं है, पहली इंपॉर्टेंट बताया कि कॉरपोरेट फाउंडेशंस कवर नहीं है इसमें। वो आप जो मुझे पहले बता चुके बता चुका हूँ, वो वह सारी इसमें है कि नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ जो कैसे रजिस्टर होंगे ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, थोड़ा सा मुझे उसका प्रोसेस भी बता दीजिएगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अगर फंड एकत्रित करना है, लिस्टिंग के लिए जाना है, तो आपको पहले सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इसमें नंबर 1 तो क्या है कि अगर आपको फंड एकत्रित करना है तो आपको सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन अगर आप फंड एकत्रित नहीं करना चाहते हैं तो आप वॉलंटरी भी रजिस्ट्रेशन अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज में करवा सकते हैं। ये जरूरी ध्यान देने वाली बात है। और इसके साथ में कि कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कि क्या क्या होंगी रजिस्ट्रेशन के लिए, वह हम आगे चर्चा कर लेते हैं। तो वो मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट होगी, ATG 12A होंगी, वो सारी कवर होंगी इसमें। अच्छा, ये बताइए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए क्या नए रास्ते खुल जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि जैसे सोशल ऑडिटर की बात चल रही है, सोशल ऑडिटर कौन हो सकता है इसके अंदर? देखिए, अभी हमारे जो प्रोफेशनल भाईजन हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कवर हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए नया कंसेप्ट आने वाला है, तो अभी फ्रेमवर्क में है। जो इसको पहले ग्रैब कर लेगा अपॉर्चुनिटी को, वह विनर कहलाएगा। तो अगर कोई भी NGO जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फंड फॉर प्रॉफिट है या नॉन फॉर प्रॉफिट है, सेक्शन 8 है, अगर वो रजिस्ट्रेशन कराएंगी सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे तभी वह फंड ले सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो उनको कंप्लायंस करने हैं या जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, वह कोई ना कोई प्रोफेशनल ही उनकी हेल्प कर पाएगा, अन्यथा उनको मुश्किल आएगी, अपने आप से करने में कठिनाई आएगी। तो अगर हमारे प्रोफेशनल बंधुजन इसको समझ लेते हैं किस तरह से फ्रेमवर्क आ रहा है, तो उसकी जो आने वाले समय की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में उनकी हेल्प करेंगे, तो प्रोफेशनल्स के लिए आने वाले समय में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आने वाली है। एक तो हो गई रजिस्ट्रेशन पार्ट की, जिसके थ्रू वो फंड एकत्रित करेंगे। लेकिन जब एक बार रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवा लिया या एक बार फंड एकत्रित कर लिया, तो उसके बाद में हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर सोशल एंटरप्राइजेस को कुछ कंप्लायंस भी करने हैं। उन कंप्लायंस में से एक इम्पॉर्टेंट है कि उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाने के बाद में ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है और या सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करवानी है। तो यह ऑडिट रिपोर्ट कौन सबमिट करेगा, इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा सोशल ऑडिटर, ऑडिटर से साइन होंगे। सोशल ऑडिटर कौन होगा इसमें, इसके लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया है, सेक्शन 8 कंपनी बनाई गई है, जिसको हम बोलते हैं ISAI, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर ऑफ इंडिया। यह गठन हो गया है और इसके लिए एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में कौन कौन कवर होंगे, CA, CS, ICW इसमें कवर हो सकते हैं, अन्य प्रोफेशनल्स भी इसमें कवर हो सकते हैं। तो जिनको कि एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट लगाई गई है, बट CA, CS, ICW को एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम्पशन दी गई है। तो अगर जो उसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में इस ISAI पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा एज ए सोशल ऑडिटर, वह व्यक्ति ही या ऐसी फर्म जिसमें सोशल ऑडिटर होगा, वह फर्म ही ऑडिट रिपोर्ट इशू कर पाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले समय में जो भी ऑर्गेनाइजेशन लिस्टिंग करा लेगी उसको ये कंप्लायंस करना पड़ेगा, और कंप्लायंस करने के लिए उनको सोशल ऑडिटर की आवश्यकता होगी। सोशल ऑडिटर कौन होगा, जो पहले से अपने आप को तैयार कर लेगा और अपने आप को सोशल ऑडिट प्लेटफॉर्म पर, ऑर्गेनाइजेशन पर रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। तो दोस्तों, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है सोशल ऑडिटर के रूप में। जैसा कि सर से मेरी बात चल ही रही है, सोशल ऑडिटर वो व्यक्ति जो अपने आप को रजिस्टर कराने वाला है एज ए सोशल ऑडिटर, और ऑडिट की मैंडेशन यहाँ पर लगाई गई है, मैंडेट हो जाएगी ऑडिट। तो उन सब चीज़ों को लेकर के
और जो सबसे पहले अर्ली बर्ड्स होते हैं, जाहिर सी बात है उन्हें बिल्कुल बिल्कुल फायदा बिल्कुल। मिलता ही है। तो उन लोगों के लिए ये कहानी है। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं अपने करियर के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छा फील्ड है जहां पर आप अपने आप को एक बार फिर से ग्रूम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये उम्मीद की जा रही है जो आगे आने वाला बजट सत्र होगा उसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये जो सोशल स्टॉक ऑडिट है ये निकल कर आ सकती है। जी बिल्कुल, इस बार के बजट में हम उम्मीद करेंगे कि इसका स्वरूप लेकर के जो सरकार आई है उसको बढ़िया ढंग से इसको लाएं और आगे क्रियान्वित करें, और इसके जो प्रावधान हैं इस बार की बजट स्पीच में आने की उम्मीद है।